नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली दौरे पर रहे, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मदनपल्ली के दौरे पर रहे, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का उनकी ओर से अनावरण किया गया। सीएम धामी ने बाकायदा प्रतिमा का अनावरण किया। आंध्र प्रदेश बीजेपी की अटल मोदी सुशासन यात्रा शुरू हो चुकी है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरों के माध्यम से अब तक जानकारी साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति पर जोर दिया जा रहा है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया और इसी मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि एक बहुत अच्छी और अद्भुत पहल है। आंध्र प्रदेश बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री के सुशासन को उजागर करने के लिए अटल मोदी सुशासन यात्रा का आयोजन कर रही है और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति आज हर एक जिले में एक प्रतिमा का अनावरण भी किया जा रहा है। इस यात्रा में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। अटल जी के राजनीति में देश में लाए गए कार्यनीति और कार्य संस्कृति और उनकी ओर से शुरू की गई कई योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। ये सभी हमारे पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा और शानदार इनिशिएटिव लिया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन और नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, उस पर आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अटल मोदी सुशासन यात्रा निकाली जा रही है और प्रत्येक जनपद में आज एक प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा है। लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और अटल जी ने जो राजनीति के क्षेत्र में एक कार्य व्यवहार कार्य संस्कृति देश के अंदर लाए, अनेक योजनाएं लाए, चाहे परमाणु का पोखरण का परीक्षण हो, ग्राम सड़क योजना हो, दूरसंचार की क्रांति हो और पूरे देश को हाईवे देना हो, एक्सप्रेस वे देना हो, उन सभी को आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। दरअसल एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर उन्होंने निशाना साधा। जनता ने उनके झूठे नैरेटिव को नकार दिया, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। तो मदनपल्ली में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी थी और इसी दौरान उन्होंने प्रतिमा का अनावरण करते हुए एसआईआर को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने उनके झूठे नैरेटिव को नकार दिया है। आज देश की जनता काम को प्राथमिकता देती है। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की दिल्ली में रामलीला मैदान में आयोजित रैली पर ये कहा कि उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। कांग्रेस इस समय मुद्दा विहीन हो चुकी है। देश की जनता ने उनके मुद्दों को नकार दिया है और बिहार चुनाव में जनता ने उनके झूठे नैरेटिव को भी नकार दिया। आज देश की जनता काम को प्राथमिकता देती है। जनता आज डबल इंजन की सरकार बना रही है और ऐसे झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों को हर राज्य में बाहर का रास्ता दिखा रही है। जो मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है। इस समय देश के अंदर उनके मुद्दों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। बिहार का चुनाव हुआ, जो उन्होंने फेक नैरेटिव्स गढ़ने का काम किया, ऐसे झूठे नारे देने का काम किया जो जनता से दूर दूर तक जुड़ाव नहीं रखते थे। आज देश की जनता काम को प्राथमिकता देती है। आज जनता धरातल पर सच्चाई देखती है, जनता आपकी नीयत देखती है, आपकी नीति देखती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की जनता जहां भी चुनाव हो रहा है, जिस राज्य में चुनाव हो रहा है, वहां पर डबल इंजन और एनडीए की सरकार बना रही है, क्योंकि काम को प्राथमिकता दे रही है और ऐसे झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों को हर राज्य में और देश के अंदर बाहर का रास्ता दिखा रही है। आगे चलकर कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया देश की जनता करने वाली है। तो वहीं कालाढूंगी के धमोला में हुआ भीषण सड़क हादसा। पैसेंजर बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। आपको बताएं कि इस हादसे में बस सवार 6 से 7 लोग गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम सभी घायलों को कालाढूंगी सीएचसी में भर्ती करवा दिया गया है। कालाढूंगी के धमोला इलाके में
उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे खेत में पलट गई। बस रामनगर से हल्द्वानी की ओर जा रही थी। गनीमत हालांकि ये रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं है। बताया ये जा रहा है कि बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। इस हादसे में लगभग 6 से 7 यात्रियों को गंभीर चोटें आने की भी खबर है, जिन्हें मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही कालाढूंगी पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य भी शुरू किया गया। साथ ही साथ पुलिस ने यातायात को सुचारू करवाया और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। बस के पलटने की सूचना थी। धमोला क्षेत्र में एक जो केमो की बस है इसके ये पलट गई है। इसमें जो अभी हमने पूछताछ की, इसमें प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि एक किया कैरेंस करके जो गाड़ी थी, इसने कुत्ते को बचाने के लिए सडन ब्रेक लिया। पीछे से जो बस आ रही थी उसने एक गाड़ी को बचाने का प्रयास किया, तो उसने भी ब्रेक लिया और ब्रेक लेते लेते गाड़ी पलट गई। इसमें लगभग 30 से 35 सवारियाँ थी, जैसा अभी प्राथमिक पूछताछ में पता चला है। और सभी जो सवारियाँ हैं, इनमें जो भी घायल थे उनको प्राथमिक उपचार के लिए कालाढूंगी और रामनगर एम्बुलेंस के माध्यम से भेज दिया गया। रामनगर से हल्द्वानी की साइड आ रही थी, क्योंकि हम बारात से आ रहे थे तो हम बेल पड़ाव से बैठे। कम से कम इसमें हमसे पहले हम 6 बंदे थे, हम चढ़े उससे पहले कम से कम 8-10 बंदे खड़े थे, पूरी सवारी पैक, मतलब नीचे सीट पे बैठे हुए थे। उसके बाद क्या कहते हैं, कम से कम 5-7 किलोमीटर समथिंग ये होगा, ज़्यादा नहीं था। क्या कहते हैं, उसके बाद एक कार वाले को ओवरटेक किया इसने। स्पीड में बस भी थी और DL नंबर की गाड़ी थी, वो बीच रोड में चल रहा था। गलती उसकी भी थी क्योंकि वो बहुत स्पीड था। हॉर्न पर हॉर्न मारा, वो रुका नहीं। आगे के उसने साइड नहीं दिया, इमरजेंसी ब्रेक मारे, गाड़ी पलट गई। पुरानी गाड़ियाँ हैं। लगभग कितने लोग घायल हुए होंगे? लगभग अभी 4 से 5, कम से कम 2 एम्बुलेंस चलेगी। 4 से 5 लगभग 6 5-6 ऐसे समथिंग मान के चलो बस हो गया। ये पता नहीं चला क्योंकि 20 सेंटर में तो हमें अचानक हुआ विकास, करीब पता नहीं चलेगी कैसे क्या हुआ। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये हल्द्वानी को जा रही थी, रामनगर से हल्द्वानी। कितने लोग घायल हुए लगभग? ये तो मुझे भी अनुमान नहीं है अभी। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी नैनीताल के शिशु मंदिर आए और इसी दरमियान उन्होंने अग्निकांड प्रभावित सरस्वती शिशु मंदिर भवन का निरीक्षण कर भवन स्वामी को सांत्वना प्रदान की और ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गलत चीज़ों को रोकने की दिशा में काम कर रही है, जिसके भविष्य में सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि वो बीजेपी को लेकर अब नहीं बोलते, राजनीति से अलग हो गया हूँ। सामान्य जनता के नजरिए से देखूं तो बीजेपी ऊंचाई छू रही है, जिसे और ऊंचाइयों को छूना है। 7:30 बजे जब आग लगती है तो उसके लिए किसी व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि दोष दिया जाए। वैसे सरकार का काम है, पुलिस का काम है ढूंढे, लेकिन ये बहुत दुखद घटना है मेरे लिए विशेष करके, क्योंकि उस मकान मालिक को मनाने, समझाने और उस समय शिशु मंदिर के यहाँ बहुत अधिक 3 स्कूलों के अलावा कोई इस प्रकार का पब्लिक स्कूल था नहीं और लोग चाहते थे कि यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर खुलाए। तो जिन लोगों ने प्रयास किया, मैं उनमें से एक था। तो आज वो विध्यंग समाप्त हो गई, जल गई। बड़ा दुख का विषय है। मुझे लगता है कि शासन उसके कारणों को खोजेगा। उत्तराखंड में SIR लागू होने से पहले बीजेपी अब राज्य से बाहर रहकर काम कर रहे उत्तराखंड के नागरिकों को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें बीजेपी प्रदेश से बाहर रह रहे लोगों से उनके पैतृक गांव में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने की अपील करेगी। इसके लिए बाकायदा पार्टी ने मेरी गणना मेरा गांव अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजने की तैयारी भी कर ली है। बीजेपी के इस अभियान के तहत बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित यानी ट्रेंड भी किया जा रहा है। आपको ये बताते चले कि राज्य के 13 जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो रोजगार के लिए और खाने कमाने के कारण राज्य और देश से बाहर
रह रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या पर्वतीय जिलों से पलायन करने वाले लोगों की है। अब बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे और राज्य से बाहर रहने वाले मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें अपने पैतृक गांव में मतदान करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि सरकार रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलायन रोकने और लोगों को वापस प्रदेश यानी राज्य में लाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। मेरी गणना मेरा गांव अभियान इसी दिशा में एक प्रभावी पहल है जो निश्चित रूप से कारगर साबित होगा। रिवर्स पलायन की ओर सरकार काम कर रही है और पुष्कर सिंह धामी जी ने हमेशा पलायन पर जाने वाले लोगों को अपने प्रदेश में बुलाने के लिए जिस तरीके से नई नई स्कीम चलाने का काम किया है, तो ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। जो हमारे लोग बाहर गए हैं वो यहाँ इस प्रदेश में वापस आए, रिवर्स करें, ताकि हमारे प्रदेश का जो पलायन है उसको रोकने का काम सरकार भी करे और वो जनमानस भी करे जो यहाँ से किसी रोजगार की तलाश में कहीं बाहर गए हैं तो वो अपने प्रदेश को यहाँ पहुँचे। तो मेरी गणना मेरा गाँव जिस तरीके से हमारी एक स्कीम चल रही है, मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक होगा। जो हमारा पलायन है उसको रोकने में ये कारगर साबित होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं, जो उत्तराखंड में अगस्त और सितंबर की आपदा से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा भी की, लेकिन सवाल ये कि अब तक राज्य को 1 रुपया भी क्यों नहीं मिला। आखिर देरी की वजह क्या है और अब कब तक मिल सकता है राहत का पैसा, इसी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के लिए ये मानसून सीजन गहरे जख्म छोड़ गया। 5 अगस्त को धराली हर्षिल में आई आपदा के बाद प्रदेश में आपदाओं का सिलसिला शुरू हुआ। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक प्रदेश में करीब 5,702 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार को नुकसान का मेमोरेंडम भेजा गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड दौरे पर 1200 करोड़ रुपए के तात्कालिक राहत पैकेज की घोषणा की, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक इस पैकेज से राज्य को 1 रुपया भी नहीं मिला। दरअसल राहत राशि जारी होने की सबसे बड़ी शर्त है पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट यानी PDNA रिपोर्ट। राज्य सरकार ने पहली बार पूरे उत्तराखंड के लिए PDNA कराने का फैसला किया। अक्टूबर में सभी जिलों में टीमें भेजी गईं, नुकसान से जुड़ा डाटा भी इकट्ठा कर लिया गया, लेकिन रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और PDNA रिपोर्ट के बिना केंद्र सरकार अलग अलग मदों में धनराशि जारी नहीं कर सकती। वहीं सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन का PDNA की रिपोर्ट को लेकर कहना है कि आपदा के बाद पूरे प्रदेश में पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट कराया गया है। सभी जिलों से नुकसान से जुड़ा डाटा एकत्रित कर लिया गया है, क्योंकि यह पहली बार है जब पूरे राज्य के लिए PDNA कराया जा रहा है। इसलिए रिपोर्ट काफी लंबी चौड़ी है। विशेषज्ञों के सुझावों को शामिल कर रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अनुमान है कि अगले 10 से 15 दिनों में PDNA रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को भेज दी जाएगी। इसके बाद ही केंद्र सरकार की घोषित राहत पैकेज की राशि जारी होने की प्रक्रिया शुरू होगी। करना था पूरा कर लिया है, जो डेटा इकट्ठा करना था डेटा इकट्ठा कर लिया है। क्योंकि काफी बड़ी रिपोर्ट है, एक्सपर्ट्स के द्वारा अपने इनपुट दिए जा रहे हैं और उसके बाद कंपाइल करना है उसको, तो वो काम चल रहा है। वो थोड़ा सा उसमें 10 से 15 दिन समय लगने की संभावना है। रिपोर्ट अच्छी बनी है, पूरे राज्य को कवर किया है और ये पहली बार हुआ है कि PDNA किसी राज्य ने पूरे राज्य के लिए किया है। इसके पहले स्पेसिफिक PDNA होता था, जैसे उत्तराखंड में पहले जोशीमठ का PDNA हुआ था, तो कस्बे का हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ कि हम पूरे राज्य का PDNA कराए हैं और उसकी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार राज्य ने अपने आप PDNA किया है। इसमें केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग मिला है हमको, NDMA का सहयोग मिला है हमको, लेकिन लीड हमको करना पड़ा है। इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है कि हमारे पास अनुभव नहीं था पहले का और NDMA का सपोर्ट हमको पूरा मिला, उसके बाद हम कर रहे हैं इसको। रिपोर्ट के आधार पर सड़क, पुल, बिजली, पानी, मकान, कृषि भूमि के नुकसान के साथ मिटिगेशन और डिजास्टर रिस्क
रिडक्शन के लिए भी फंड की मांग की जाएगी। यानी साफ है, जब तक पीडीएनए रिपोर्ट पूरी नहीं होगी तब तक प्रधानमंत्री की घोषित 1200 करोड़ का राहत पैकेज कागजों से बाहर नहीं आ पाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जब विकास नगर के सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब एक कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के चलते ही पूरा औद्योगिक क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की खौफनाक लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिसे देखने के लिए बाकायदा मौके पर भारी संख्या में लोग भी जमा हो गए। अब बताया ये गया कि परफ्यूम कंपनी में लगी इस भीषण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भीड़ को दूर कर आग बुझाने में जुटी रही। हालांकि कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम को भीषण आग पर काबू पा लिया। फिलहाल इस आग में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का अभी तक साफ पता नहीं चल सका है। तो वहीं हरिद्वार के लक्सर में गौवंश की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर गौवंश की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल मुंडाखेड़ा कला गांव के खेतों में अज्ञात गौ तस्कर गौवंश की हत्या कर रहे थे, तभी ग्रामीणों को भनक लगते ही शोर मच गया और आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की सतर्कता से एक गौवंश को बचा लिया गया, जबकि कई गौवंश की हत्या हो चुकी थी। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से भारी मात्रा में गौमांस और अवशेष बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो चुका है, जिसको लेकर पुलिस ने अब गश्त बढ़ा दी है और फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही साथ प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है कि गौवध में शामिल किसी भी आरोपी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ खेत में आया, यहाँ आके देखा ठप ठप की आवाज़ आ रही बहुत तेज। पहले मैंने बहुत देर तक सुना गौर से, फिर मैंने 2-3 आदमियों को फ़ोन करे और एक ऐसे ही हम 3-4 जने यहाँ जैसे ही आए, देखा क्या आज ही गौमांस पड़ा बहुत सारा। वो 2-3 जने थे, वो एकदम भाग गए और एक बछड़ा यहीं पर बंध रहा और उन पर हथियार भी से जी। हमने फिर पुलिस को सूचना दी, जब ही पुलिस आई यहाँ मौके पर और उन्होंने यहाँ कार्रवाई करी। जो चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां दिल्ली में हुई बम ब्लास्ट की घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस भी पूरी तरीके से सतर्क और अलर्ट मोड पर आ चुकी है, जहां पर सुरक्षा को लेकर पचवादून क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। 2 राज्यों को जोड़ने वाली संवेदनशील पुलिस पोस्ट कुल्हाल और दर्रा रीठ पर पुलिस की विशेष निगरानी बनी हुई है और इसी दौरान आने जाने वाले वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय के रहते रोका जा सके। ये दिल्ली बम ब्लास्ट से पूर्व ही अब पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा महोदय द्वारा पहले से ही अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर सघन चेकिंग के आदेशित किए गए थे। इसी क्रम में हमारे द्वारा जो विकासनगर सर्किल के कुल्हाल चेक पोस्ट है, जो कि हिमाचल बॉर्डर से लगा हुआ है, इसके अतिरिक्त दर्रा रेट जो कि उत्तर प्रदेश सहारनपुर से लगा हुआ है, वहाँ पूर्व से ही 24/7 नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग की जाती थी। तो वहीं देहरादून की कालसी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध स्मैक भी बरामद हुई है। बरामद की गई स्मैक की कीमत 90 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल कालसी थाना क्षेत्र में कोटी रोड पर पुलिस चेकिंग को देखकर 2 लोग भागने की कोशिश में लगे रहे। शक होने पर पुलिस ने इन दोनों लोगों को घेर कर पकड़ लिया।
तलाशी ली गई तो तलाशी लेने पर दोनों नशा तस्करों के पास से भारी मात्रा में 300 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद हुआ है। तो वहीं पुलिस की पूछताछ में दोनों नशा तस्करों ने बताया कि वे मध्य प्रदेश से एक व्यक्ति के माध्यम से ये स्मैक खरीद कर लेकर आए थे और कालसी से होते हुए पहाड़ी जनपदों में स्थानीय नशा तस्करों को बेचने के लिए जा रहे थे। तो पुलिस ने दोनों नशा तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। चंपावत जिले के लोहाघाट के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां गुलदार ने ठाटा ग्राम सभा की एक महिला पर हमला कर दिया, जिसको लेकर ग्राम प्रधान ने बताया कि ग्राम सभा के अनुसूचित बस्ती तोक में एक महिला पर घर के आंगन में घात लगाकर बैठे गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार का हमला इतना भयावह और इतना तेज था कि गंभीर महिला जो थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें लोहाघाट उप जिला अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और ये भी कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी और वन विभाग को घटना की जानकारी दे दी थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वहीं ग्राम प्रधान और महिला के ससुर ने शासन प्रशासन और वन विभाग से जनता को गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए ठोस पहल करने की मांग की है। मैं बाहर आई थी 9:30 बजे आंगन में कुछ काम के लिए, वहाँ नीचे बैठी थी, उधर से आया झपेट के ले गया नीचे। ऊपर से वो मेरी जेठानी दीदी लगती है, उन्हें हल्ला किया, सबको उठाया, पत्थर मारे। कल रात्रि में मेरे गांव में 9:30 बजे हमारी जो गांव की महिला हैं श्रीमती रेणु देवी, ये अपने आंगन में कुछ काम से अपनी गाय बछिया के पास जा रही थी। रात 9:30 बजे इन पर शेर ने घात लगाकर हमला करा और आंगन से इनको 2-3 खेत नीचे घसीट कर शेर ले गया, नीचे को झपटा मार के फेंक दिया शेर ने। और इतने में इनके ससुर जी और जो हमारे गांव वाले थे उन्होंने बहुत हल्ला गुल्ला करा, तो ग्रामीणों के हल्ला करने पर शेर इनको छोड़ के चले गया। अपना एहू साहब ये बाहर आई थी, हम सोए थे, उसके बाद शेर ने पकड़ करके एकदम गले में दुपट्टा किस्म का होता है, उसमें वो लपेट दी नीचे। उतने में आदमी हल्ला गुल्ला हो गया, शेर ने पकड़ दी करके। उसके बाद फिर हम वहाँ चले गए, दूध घसीट के ले गया। मैं सोया था, अंदर से आया, फिर उसकी धोती देखी मैंने दूर, वो तो फिर मैंने लाठी लेकर के हाथ में टॉर्च लेकर के फिर वहीं चल गया इसके सामने। वहाँ पर वो शेर फिर भाग गया। हाँ, फिर इसको लेकर के आया मैं फिर ऊपर। तो अरे बहुत डर हो रही है साहब, अब तो बाहर निकलने लायक पोजीशन नहीं है। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जहां मुंसियारी के पास धापा मिलम मोटर मार्ग पर राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरे में तेंदुए की मौजूदगी कैद की है, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। गौरतलब है कि क्षेत्र में जंगली जानवरों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। कहीं भालुओं के लोगों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कहीं पर भालू घरों की छतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब तेंदुए के दिखाई देने से स्थानीय लोग और भी ज्यादा भयभीत और डर के साए में हैं। तो वहीं संबंध में अब वन विभाग के क्षेत्र अधिकारी का यह कहना है कि लोग अकेले यात्रा करने से बचें और सामूहिक तौर पर अगर समूह में आवागमन किया जाए तो वो बेहतर है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। साथ ही साथ विभाग ने क्षेत्र में निगरानी भी बढ़ा दी है। इधर साल 2018 से क्षतिग्रस्त नैनीताल की ऐतिहासिक माल रोड पर लगातार पड़ रही दरारों के स्थायी इलाज का कार्य जो है वो लोक निर्माण विभाग की ओर से तेजी के साथ किया जा रहा है, जहां पर नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने माल रोड पर चल रहे सुधार और ट्रीटमेंट कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इसी दरमियान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कह दिया कि माल रोड का कार्य आगामी जून महीने तक हर हाल में पूरा किया जाए। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि आने वाला समय पर्यटन सीजन का है, अब ऐसे में सरकार की निर्धारित समय सीमा के अंदर काम पूरा होने आवश्यकता है। अब उन्होंने ये भी बताया कि लोअर माल रोड में हुए भूधसाव के बाद से देश भर में नैनीताल की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी, जिसके बाद सरकार ने इस महत्वपूर्ण सड़क के स्थायी समाधान के लिए कार्य शुरू करवाया। तो वहीं वर्तमान स्थिति में आधुनिक तकनीक के माध्यम से माल रोड का ट्रीटमेंट जारी है।
लोग हम चिंतित थे कि किस तरह से इसका परमानेंट क्योर हो सके। आज हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं की। जब समय लेख लिखे गए थे पूरे देश और दुनिया में बात गई थी कि माल रोड फंसने लग गई है, लोअर माल रोड। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से हॉलो पाइप लगाकर ग्राउट किया जा रहा है, जाल बनाया जा रहा है ताकि हिले भी नहीं आने वाले दिनों में। इतना पुख्ता प्रबंध किया जा रहा है। 3 करोड़ 48 लाख रुपए अभी तक इसमें लग चुका है और लगभग 2 करोड़ की और डिमांड आई है, वो भी रिलीज हो जाएगा अतिशीघ्र। इस तरह से 5 करोड़ और अगर इससे ज़्यादा भी लगेगा उससे भी ज़्यादा इसमें लगाया जाएगा ताकि कहीं से कहीं तक भविष्य में खतरा न होने पाए। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।